हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 18 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी शामिल हुई है? इन्फोसिस कंपनी। यह एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में शामिल हुई है। कौन सा स्थान इसको प्राप्त हुआ है? 64वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। इन्फोसिस कंपनी को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो टॉप 4 रैंक पर कौन कौन सी कंपनियां? पहले रैंक पर पहले स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे स्थान पे एप्पल है, तीसरे स्थान पे अल्फाबेट है और चौथे स्थान पे मेटा है। तो टॉप 4 रैंक पर आप कौन सी कंपनी उसको याद रखना है आपको। और भारत की कौन सी कंपनी है टॉप 100 में एकमात्र कंपनी जो शामिल हुई है वो इन्फोसिस कंपनी, इसको 64वां स्थान प्राप्त हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट का आधार क्या है? किस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है? तो राजस्व, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी संतुष्टि, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR इसको कहते हैं। तो इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इसके आधार पर भारत की एकमात्र कंपनी टॉप 100 में शामिल हुई जिसका नाम क्या है? इन्फोसिस है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, इन्फोसिस ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो एक मेल में बनाया है ब्रांड एम्बेसडर और एक फीमेल में बनाया है। तो मेल में राफेल नडाल को बनाया, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। और ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं, यह भी टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो मेल में किसको बनाया? राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? इन्फोसिस कंपनी ने। और फीमेल में ईगा स्विएटेक को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने? इन्फोसिस कंपनी ने। दूसरा प्रश्न है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नई दिल्ली ने दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है, आपको याद रखना है। नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है। UNCITRAL इसका फुल फॉर्म क्या है? UN से हो गया यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना इसकी 1966 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से महान्यायवादी R वेंकटरमणी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, इन दोनों लोगों ने इसमें भाग लिया, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आप सभी जानते हैं विजेता टीम कौन है? भारत है। और भारत ने किसको हराया? उपविजेता कौन है? उपविजेता है श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंका ने मात्र 50 रन ही बनाए थे पहली पारी में। श्रीलंका ने कितने रन बनाए? 50 रन बनाए और भारत ने इस मैच को जीत लिया, यानी कि एशिया कप 2023 का विजेता कौन बन गया है? भारत बन गया है श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका ने केवल 50 रन ही बनाया था और यह एशिया कप का अब तक का सबसे कम स्कोर यानी कि न्यूनतम स्कोर कौन सा है? 50 रन, जो श्रीलंका के द्वारा बनाया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया? श्रीलंका और पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह पर इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया? प्रेमदास स्टेडियम, ये श्रीलंका में है। इसमें फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इसमें भारत विजेता हो गया और श्रीलंका उपविजेता रहा है। पहली बार आयोजन कब हुआ था एशिया कप का? एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ था। इस बार जो एशिया कप हुआ इसमें भारत जीता है और भारत 8वीं बार विजेता बना है, यह भी आपको याद रखना है। भारत 8वीं बार एशिया कप का विजेता बना है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों 16 सितंबर को मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1994 में ओजोन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? 16 सितंबर 1995, यानी कि 1 साल बाद इसको मनाया गया। पहली बार घोषणा की गई थी 1994 में, लेकिन पहली बार 16 सितंबर 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। थीम क्या है 2023 की? ओजोन परत को ठीक करना, यह 2023 की थीम है। और 2023 में यह 29वीं बार मनाया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। 2023 में कौन सा संस्करण है? 29वां संस्करण है विश्व ओजोन दिवस का, तो इसको आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्न है, लेकिन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। ये दोनों ही प्रश्न आसान भी हैं और बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? पीएम विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को किसने स्टार्ट किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया गया है। कब स्टार्ट हुआ है? 17 सितंबर को यही स्टार्ट किया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर इसकी शुरुआत की गई है। घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन स्टार्ट कब हुआ है? 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर इसको स्टार्ट किया गया है। 13,000 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है और इस योजना में 5% ब्याज पर सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको याद रखना है, 5% ब्याज की दर पर सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। लाभार्थी इसमें कौन होंगे? तो पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर इसमें लाभार्थी होंगे। इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए, यानी कि ये 18 पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, इसके अंतर्गत जो पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर आते होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें 5% ब्याज पर सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय या ईडी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है इनको? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था। इसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी के जो निदेशक होते हैं उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो ईडी के पूर्व निदेशक थे, कौन थे? संजय कुमार। इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया था, इसलिए इनके स्थान पर नई नियुक्ति किसकी की गई है? राहुल नवीन की नियुक्ति की गई है और इनको अंतरिम निदेशक बनाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। राहुल निदेशक को अंतरिम निदेशक किसका बनाया गया है? ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। ईडी की स्थापना कब हुई? 1956 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका कार्य क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, यानी कि जो अवैध धन है उसको रोकना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूपीएजी पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? कृषि सांख्यिकी के लिए यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि से है। यूपीएजी पोर्टल का संबंध किससे है? कृषि से है, यानी कि एग्रीकल्चर से है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रमेश चंद्र जी ने इसे लॉन्च किया है। रमेश चंद्र जी कौन है? ये नीति आयोग के जो 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसमें से एक हैं। तो रमेश चंद्र ये कौन है? नीति आयोग के सदस्य हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इसमें से यह भी एक है। आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो कम लागत में बेहतर विश्लेषण करना इसका उद्देश्य है।
यानी कि यूपीएजी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, कम लागत में बेहतर विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, सरपंच संवाद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, असम के द्वारा लॉन्च किया गया, गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कौन है, ये असम के राज्यपाल हैं, आपको नोट कर लेना है। फास्टर ऐप और सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ किया है, उड़ीसा द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इसी के साथ एक योजना और स्टार्ट की गई है, पद पुष्टि योजना। इन दोनों योजना को उड़ीसा में ही स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों के पोषण की पूर्ति करना इसका उद्देश्य है। और जो पद पुष्टि योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी और दूर दराज के बच्चों के पोषण के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। तो जो पद पुष्टि योजना है, ये आदिवासी और दूर दराज के बच्चों के पोषण के लिए स्टार्ट की गई है। और जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है, इसको महिलाओं, बच्चों, किशोरियों के पोषण के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो दोनों योजना उड़ीसा द्वारा स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री, और इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, आज शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर स्थान के मानधाता पर्वत पर इसका लोकार्पण किया जाएगा, यानी कि इसको स्थापित कहाँ पर किया जाएगा, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर स्थान के मानधाता पर्वत पर इसको स्थापित किया जाएगा। कौन सी किसकी प्रतिमा है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। और 12 वर्षीय बालक के रूप में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो प्रतिमा बनाई जाएगी वो 12 वर्ष के बालक की प्रतिमा होगी, इसको भी आपको याद रखना है। वननेस, वननेस का अर्थ क्या है, वननेस का अर्थ है एकता की प्रतिमा। वननेस का अर्थ क्या है, एकता की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बनाया गया था, लातूर महाराष्ट्र में इसको बनाया गया था। किसकी प्रतिमा थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह प्रतिमा थी। आपको कमेंट करके बताना है विश्वास स्वरूप प्रतिमा यह किसकी प्रतिमा है और कहाँ पर बनाई गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पर किया है, यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। द्वारका, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। द्वारका, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। किस लिए किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और एक्सपो सेंटर के आयोजन के लिए इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इसको बनाया गया है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम बनाए जाएंगे, 15 कन्वेंशन रूम इसमें बनाए जाएंगे। भारत मंडपम, भारत मंडपम क्या है, तो यहाँ पर G20 की बैठक यानी कि G20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, भारत मंडपम में किया गया था। प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसको बनाया गया था। और इसके सामने विश्व की सबसे ऊंची नटराज जी की प्रतिमा भी बनाई गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। USA की यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो अमेरिका की यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। आयोजन कहाँ पर किया गया, ओरेगॉन, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ, ओरेगॉन, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, इसको यह भी अभी हाल ही में हुआ था। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। आयोजन कहाँ पर किया गया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, इसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, यूजीन डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है।
तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।